अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, ख़वातीन को सेहत के हवाले से बहुत से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो बाज़ औक़ात उनके लिए शदीद ख़तरे का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, हमारे घरों में आज भी बहुत से टोटकों का सहारा लिया जाता है और ये टोटके अक्सर औक़ात इलाज की बजाय बीमारी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गायनी प्रॉब्लम्स के हवाले से और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर नाबिया तारिक, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर नाबिया के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर इरब यासर, एसोसिएट कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब होते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 051-233-1678। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारी डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं तो आप हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं गायनी प्रॉब्लम्स के हवाले से। जो मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट्स कैंसर। तो गायनी प्रॉब्लम्स में जो हमारे माशरे में जो ज़्यादा कैंसर्स देखने में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? जो गायनी के कैंसर्स हमारी ख़वातीन में हैं वो सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियल कैंसर हैं जो बच्चेदानी का कैंसर है। उसके बाद हमें सर्विक्स के कैंसर्स भी हैं जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ओवरीज़ के कैंसर भी हैं। ये 3 मेन गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स हैं। उसके बाद फिर ब्रेस्ट कैंसर है जो कि हर 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर भी है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली तो कैंसर का हमारी बदकिस्मती इसको कह लें कि पता उस वक्त चलता है जब ये 1-2 स्टेजेस इसकी गुजर गई होती हैं। तो क्या गायनी के ऐसे जो कैंसर्स हैं अगर वो स्टार्ट होते हैं तो उसकी कोई इब्तदाई अलामत होती हैं? कि एक गायनी का कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, जिससे आप बिल्कुल होने से बचा सकते हैं। प्रिवेंटेबल कैंसर, उसके कोई सिम्टम पहले आएंगे? नहीं, कोई सिम्टम नहीं आएंगे, उसको होने से ही आप रोक देंगे। वो कैसे रोकेंगे? उसकी वो है सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। और ये कैंसर जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस की वजह से होता है। अगर आप स्टार्ट में ही HPV की वैक्सीन दे देते हैं यंग गर्ल्स को, 12-14 साल की बच्चियों को अगर HPV की वैक्सीन लग जाती है तो यू अवॉइड दिस कैंसर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बेसिकली जो है आपका ट्रांसमिशन होती है जब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उसमें ज़्यादा चांस बन जाता है। और उसमें जो कैंसर की टाइप्स हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, वो फिर आपके सर्विक्स से कैंसर बनाती हैं। अगर आप वैक्सीन दे देते हैं, आप उसको प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है इस कैंसर की, और वो है स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग करते हैं आप साइटोलॉजी, सर्विक्स की सेल्स को ले लेते हैं और वो सेल्स आपको कैंसर होने से 10 साल पहले की ही बता देते हैं कि इसमें चेंजेस आने वाली हैं। आप टाइमली उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको हम हाई रिस्क पॉपुलेशन कह सकते हैं इन कैंसर्स के हवाले से? सर्विक्स के कैंसर, हर कैंसर के अपनी हाई रिस्क है। सर्विक्स के कैंसर की बात करें तो ख़वातीन जो कि बहुत अर्ली एज में जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती, बहुत यंग मैरिजेस हैं। उसके अलावा सेक्सुअल एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि सर्विक्स के कैंसर में हाई रिस्क होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो ब्रेस्ट कैंसर को तो उसकी तो एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं। तो जनरल हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर को अगर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसकी इब्तदाई अलामत क्या हो सकती हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहले तो हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि इंसिडेंस क्या है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हर 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस में सबसे अच्छी बात है कि हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग। जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं अक्टूबर में, जो पिंक रिबन से आपको फेमिलियर होंगे आप, तो उसमें यह है कि हम अर्ली स्क्रीनिंग कर लें। अर्ली स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले काउंसलिंग प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन आपने कैसे करनी है। सारी ख़वातीन को और बच्चियों जो कि मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज है, हम उनको गाइड करते हैं कि आपने कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन एटलीस्ट मंथली या ट्वाइस अ मंथ आप ये घर पे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग योर क्लोथ्स या शॉवर लेते हुए आप एग्जामिन कर लें। गूगल पे आपको मिल जाएंगी इसके डिफरेंट एग्जामिनेशन के तरीके, किस तरह से एग्जामिन करना है। अगर कोई भी लंप या कोई भी मैस आपको ब्रेस्ट में फील होता है या एक्जिला में फील होता है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर। और कुछ साइन ऐसे हैं जैसे कि 4-5 चीज़ें आपने उसके लिए ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर लंप है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लंप हार्ड हो रहा है, आपको लगता है कि स्किन से एडहेरेंट हो रहा है, मतलब स्किन से जुड़ा हुआ है और स्किन पे कुछ चेंजेस आ रही हैं, जैसे स्किन खिंची खिंची सी है,
इनिशियली पेनफुल नहीं था, अब पेनफुल हो रहा है, निपल्स में से डिस्चार्ज मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, कुछ लोगों में ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। मतलब ये सारे सिम्टम्स वो हैं जो कि अगर आप एड्रेस कर लें, अर्ली चले जाएं, ख़ासतौर पे लंप की स्टेज पे ही अगर आप किसी भी मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल को अप्रोच करें तो अर्ली डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी अगर जो भी रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज हो सकता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नाबल जो खातून है उसको कितनी देर बाद जो है वो ब्रेस्ट एग्जाम अपने उसके एग्जामिनेशन करना चाहिए? एक्चुअली जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो ज़्यादातर मिडिल एज या मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज में पाए जाते हैं। सिर्फ ये कि उन फीमेल्स में जिनमें हिस्ट्री हो फैमिली कैंसर्स की इन ब्रेस्ट, जैसे कि किसी की मदर को है, किसी की खाला को है, किसी की बहन को है, उनमें हम सिर्फ कहते हैं कि हम स्क्रीनिंग जल्दी शुरू कर देते हैं। जैसे कि उसमें बरका 1 एंड बरका 2 ये हमारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, हम ये कराते हैं। अगर ये पॉजिटिव आएँ तो फिर हम उनको ऑफर करते हैं मेमोग्राफी। असल में ये होता है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब भी आप करते हैं तो आप लंप तो फील कर लेंगे अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, इससे छोटे वाले यूजुअली वो पिक नहीं कर सकता, तो उसके लिए वी हैव टू गो फॉर मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी में देन वी पिक के साइज़ है ब्रेस्ट का या क्या है, लेकिन रूटीन में 40 ईयर्स से पहले आप खुद मंथली या 2 मंथ्स के बाद आप एग्जामिन कर लें, लेकिन 40 ईयर्स के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि ईयरली आपकी मेमोग्राफी हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, इसमें मसला ये है कि जो हमारे यहाँ की ख़वातीन हैं दे फील शाय, ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स या लंप उनको पता होता है, बहुत दफ़ा ये हमने देखा है कि उनको पता होता है, दे हैव नोटिस अ चेंज, लेकिन ये ना घर वालों को बताते हैं ना आप डॉक्टर को बताते हैं, ये दे जस्ट इग्नोर इट बिकॉज ऑफ देयर शाइनेस, अपने कल्चरल वो थोड़ी सी उनकी होती है हिचकिचाहट सी कि जो वो नहीं बताते। इसमें कहने का मैसेज ये है कि अगर आप टाइमली उसको बता दें और उस चीज़ को टाइमली एड्रेस कर लिया जाए तो ये बहुत वर्क आउटकम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको टाइमली हम डायग्नोज कर लेते हैं तो इसको उसका आउटकम बेहतर, इलाज बेहतर होगा, अच्छा हो सकता है, हाँ। रादर दैन के अच्छे बड़े लंप करके उसके बाद जब बिल्कुल आप को अदर सिम्पटम्स में वो अंदर तक फैल जाए तो ज़्यादा फिर वो आते हैं, मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने ओवरिन कैंसर की बात की, आपने बच्चा दाने के कैंसर के हवाले से बात की, अगर ये स्टार्ट होते हैं या पहले या दूसरी स्टेज पे होते हैं तो कोई फिजिकल चेंजेस आती हैं? जो बच्चेदानी का कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर, वो तो बहुत अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं, उसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और उसमें ऑलरेडी कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो अपने हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चेदानी के कैंसर में हाई रिस्क पॉपुलेशन वो है जिसमें जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट, अनट्रीटेड पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, आपके बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इस तरह के लोग हैं वो हैव हाई चांसेस ऑफ हैविंग एंडोमेट्रियल कैंसर, या वो जिनमें फैमिली हिस्ट्री है। तो इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, उसके अलावा वंस दीज वेमेन दे हैव एनी एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग, स्पेशली जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो गए, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, तो दे शुड इमीडिएटली कम। यूजुअली जब ब्लीडिंग होती है आ जाती हैं ख़वातीन, और इसमें अर्ली पिक करने से जैसे स्टेज 1A 1B तक आप इजीली सर्जरी करते हैं और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहती वंस इट इज़ रिमूव्ड। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने कहा कि पोस्ट मेनोपॉजल जो ब्लीडिंग है, हाउ कैन एक खातून को ये पता चल सकता है कि ये ब्लीडिंग नॉर्मल है, मेनोपॉज पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं, या ये भी अभी उसका एक पार्ट वो जैसे उसका हिस्सा चल रहा है? नहीं, मेनोपॉज तो यूजुअली आपका 1-2 साल के अंदर अगर पीरियड्स बंद हो गए हैं, 50 जो है एवरेज एज है मेनोपॉज की, लास्ट 1-2 साल में आपके इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग हैवी है, फ्रीक्वेंट है, या मेनोपॉज हो चुका 4-5 साल या 1-2 साल बंद हो चुके हैं पीरियड, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग पीरियड्स या ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, तो वो हाई रिस्क अलार्म है, आपने उसको जो है इमीडिएटली कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। 90% केसेस में ना भी हो वो, लेकिन अगर 10% भी आप उसमें से पिक कर लेते हैं तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर पे आप बात कर रही थी, अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाती है इसकी, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका 100% ट्रीटमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए 90 to 100% ऑलमोस्ट। उसकी वजह है कि अगर अर्ली स्टेजेस पे है, कन्फाइंड टू ब्रेस्ट है, वो लंप है, तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ी इजी है कि आप सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं और बायोप्सी मैं इसी करते पे हैं। बात करने लगूँ कि बहुत सारी खवातीन इस बात से डरती हैं बिल्कुल कि अगर हमने इसको डिस्क्लोज कर दिया तो हमें वो सर्जिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और वो डिस्क्लोज नहीं करती देखिए हैं। जितना अर्ली डायग्नोज होगा उतनी लेस पेनफुल मैनेजमेंट है। जितनी अर्ली डायग्नोसिस है, सर्जिकल रिसेक्शन है, हो सकता है जिनको हम रेडियोथेरेपी या शुआएं
दवाएं कहते हैं या कीमोथेरेपी उनको ज़रूरत पड़े ही ना, अगर वो कन्फाइंड टू ब्रेस्ट है। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि वो स्प्रेड कर चुका होता है, तो उस स्टेज पे जब डायग्नोज हो फिर तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट जो है वो एक्सटेंसिव होती है। जी, एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, आप फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करें, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और हम कहते हैं कि शायद एटम बम से भी ज़्यादा जो ख़तरा है वो हमें आबादी के साथ है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या उसकी अहमियत है आज के दौर में, और हमें इस फैमिली प्लानिंग के हवाले से किस अंदाज से सोचना चाहिए? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो माओं के मरने की शरह है वो सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। यूके में अगर 10 in 100,000 है, पाकिस्तान में जो लेटेस्ट सर्वे आया 178 पर 100,000 है। तो यानी हम अभी भी जो अंडर डेवलप्ड इवन कंट्रीज़ में भी हम बहुत टॉप पे हैं मैटरनल डेथ्स के हवाले से। ये वो फिगर्स हैं जो कि हाउस होल्ड सर्वे से हुए। जो हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं वो इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि जो हॉस्पिटल्स में या घरों में मैटरनल डेथ्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकें। हम माँ को मरने से कैसे बचा सकते हैं? जो सबसे ज़्यादा कॉजेज़ हैं मैटरनल डेथ्स की वो है ब्लीडिंग, मल्टीपैरिटी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। पाकिस्तान में क्या मसला है कि अनप्लान्ड फैमिली प्लानिंग को बुरा समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, कुछ क्या मिथ्स हैं, अ लॉट ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। जब अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है देन दे डेफिनेटली गो फॉर अबॉर्शन, और अनसेफ अबॉर्शन इज़ द मेन हैज़र्ड टू मैटरनल हेल्थ एंड मैटरनल लाइफ, क्योंकि आपका अबॉर्शन जो है इज़ नॉट लीगल इन पाकिस्तान, शरई तौर पे भी नहीं है उसकी इजाज़त। ख़वातीन जो हैं अवॉइड करने के लिए वो डेफिनेटली अबॉर्शन करती हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस है, एंड देन दे एंडेंजर देयर ओन लाइफ। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो आजकल का ज़माना है, हम कहते हैं कि ये हम नहीं कह रहे कि बच्चे दो ही अच्छे या जो भी है, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली प्लान्ड और प्रॉपरली स्पेस्ड। वेल स्पेस्ड प्रेगनेंसीज जो हैं आपको इतना टाइम देती हैं कि मदर की हेल्थ अच्छी हो जाए, वो ऑप्टिमल हेल्थ में हो, उसके जो भी उसने अपनी ऑर्गेनाइज करने रिसोर्सेज, बहुत सारी वर्किंग वेमेन हैं, उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होता है, तो व्हेन एवर दे आर रेडी टू गो थ्रू प्रेगनेंसी दे शुड गो इट। लेकिन कम अज़ कम 2 साल का वक्फा भी हो, और वंस दे थिंक कि देयर फैमिली साइज इज़ कम्प्लीट तो दे शुड हैव सम डेफिनेट मेथड कि जिससे आप इसको डिले कर सकें या कुछ। डॉक्टर साहब, बहुत सी ख़वातीन इस बात पे बिलीव रखती हैं जी कि ये जो फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन है अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। जो हमने टीका लगवाया था जिससे ये प्रॉब्लम आ गई, ये मिथ है। आप मेडिकल साइंस के बारे में क्या कहती है, डॉक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं? एक्चुअली जो कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे मैडम ने डिस्कस किया, कॉन्ट्रासेप्शन डिफरेंट तरीके की है, डिफरेंट ईयर्स की है। जैसे कि अगर आप 2 साल की चाहिए, 5 साल की चाहिए, 10 ईयर्स की चाहिए, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो हार्मोन्स हैं, मतलब जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, जब भी ये देते हैं इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स हल्के फुल्के होते हैं। ऐसी बात नहीं कि किसी भी मेथड के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जाएँ, चाहे आप इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पे जाएँ, चाहे जो इम्प्लांट्स जो कि हम स्किन के लिए पैचेस और इम्प्लांट्स होते हैं, सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यूजुअली ये होता है फीमेल को, ये एक होता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी ना, उनको ये होता है कि भी मुझे मिल रहे हार्मोन्स तो मैं मोटी हो जाऊंगी, वैसे मैं बहुत स्मार्ट थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं कराता। ये अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल हमारी चेंजेस होती हैं जो हम खाते पीते रहते हैं। लेकिन जो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, सिर्फ उनमें जो मेन चीज़ है वो रिस्क ये होता है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम एज देखते हैं, 35 से कम हो, नॉन स्मोकर हो, जैसे बाहर ममालिक में है नॉन स्मोकर हो, कोई रिस्क फैक्टर ना हो, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स ना हो, क्योंकि इनके साथ थ्रोम्बो एम्बुलिज्म का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अदरवाइज़ ये कि बिल्कुल सेफ़ है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, IUCDs, इन सब के लिए हर के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके नुकसानात हैं। जब भी हम किसी फीमेल को गाइड करते हैं तो हम उन्हें हमेशा काउंसिल करते हैं कि आपको जो सूट करता है आप खुद इनमें से सिलेक्ट करें, उनकी अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली। ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी मेथड हम उसको अडॉप्ट करते हैं और अंडर मॉनिटरिंग ऑफ ए प्रोफेशनल या डॉक्टर होता है तो उसमें रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम से कम रिड्यूस हो जाता है। एग्जैक्टली, जो बेस्ट ऑप्टिमाइज करके की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं तो वो आपको बेस्ट सजेस्ट करेगा, गाइड करेगा टुवर्ड्स के आपके लिए क्या बेस्ट कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। डॉक्टर साहब, फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए जो है ये खातून ये अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, इसमें सारी अद्वियात नहीं है, नॉन हार्मोनल भी हैं। ठीक। जो हार्मोनल हैं बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन को। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं जो बच्चेदानी में छल्ला रखा जाता है। छल्ला जो है कॉपर का भी है और प्रोजेस्टेरॉन का भी है, हार्मोनल
भी है, दोनों जो है इक्वली सेफ़ हैं और उनके साथ हार्मोन बॉडी में नहीं जाता। अगर वो हार्मोनल है तो वो बॉडी में नहीं जाता, वो सिर्फ बच्चेदानी को के अंदर ही रहता है। उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं। आप कह रहे हैं ना नुकसान से डरती हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये हैं कि वो जब अगर आपने हार्मोनल अंदर रखी डिवाइस, वो आपको हैवी ब्लीडिंग से बचाता है, आपको पेनफुल पीरियड से बचाता है, आपको बच्चेदानी के कैंसर से बचाता है, आपको एडिशनल बेनिफिट। इसी तरह जो पिल्स हैं 13 टाइम्स मोर आपका जो है लाइफ टाइम जो है एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देता है, बिकॉज वो जो पिल्स हैं आपकी डिफरेंट तरीके के कैंसर्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। विमेन के हार्ट के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके एडिशनल मिथ्स हमारे यहाँ बहुत हैं कि मशहूर है कि ये इसके नुकसानात हैं, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और हमें ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की। आप अपने डॉक्टर से जब मिलेंगे, वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विल सजेस्ट, और इसमें 10 साल तक आप दे सकते हैं। उसके बाद इसको रिपीट भी कर सकते हैं। आपने 1 आध महीने का गैप दिया एंड देन यू कैन रिपीट इट अगेन। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन में कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कम मुद्दत के लिए नहीं। डॉक्टर साहब, कॉपर्टी की बात करी थी तो अक्सर ये देखा कि बहुत सी खवातीन को इन्फेक्शन हो जाती है। क्या ये इसकी वजह से होती है, इसके काजेस कुछ और होते हैं? वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर इंसर्जन जो है एक ऐसी जगह पे, यानी कि जो आपने रखा है वो इतना नॉन हाइजीनिक और सेप्टिक कंडीशंस थी, तो यूजुअली एट द टाइम ऑफ आप इंसर्जन इन्फेक्शन लेकर जाते हैं। मोस्टली यही होता है, यानी उसकी वजह वो नहीं है, बल्कि अगर जिन खवातीन ने कॉपर्टी नहीं भी रखवाई हुई ना, साल में 1 दफ़ा जनरली हर जो मैरिड खातून है उसको इन्फेक्शन होता है, तो ब्लेम खामखा ज़्यादा उसके ऊपर है कि स्टरलाइज्ड आप तरीके से रखवाएं, अच्छी जगह से रखवाएं, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, वो हमारे नाज़रीन को वो जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो बहुत सी खवातीन को इस बात का डर होता है कि हम ये कोई भी तरीका अडॉप्ट करेंगी तो मोटी हो जाएंगी। तो इसमें वाकई वो जो मोटे होने वाली बात है, या वो मिथ है, या उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो उनको मोटा कर देते हैं? देखिए, इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन की, जो मैंने कहा कि यूट्रस के अंदर जो छल्ला रखते हैं, उससे तो बिल्कुल कोई मोटापे का नहीं है। समटाइम्स जो आप प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं और वो जिस्म में वाटर रिटेंशन कॉज करते हैं और वो टेम्परेरी होते हैं। जब तक आप हार्मोन ले रहे हैं तब तक थोड़ी सी स्वेलिंग या वाटर रिटेंशन होती है, उसके बाद वो वंस यू स्टॉप दैट तो वो ठीक हो जाता है। असल चीज़ हमें ये है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाते हैं। हमें जो आपकी एज बढ़ती है, आपको यू हैव टू वर्क हार्ड टू कीप योर बॉडी रिलैक्स होते चले जाते हैं, उतना रिलैक्स होते चले जाते हैं। और वो दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है हमारा, और हमारी डाइट जो चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट बजाय इसके कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव किसी और चीज़ को उससे बेहतर जो नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान इसका, यानी आप डर रहे हैं कि मैंने ये नहीं रखना, मैं मोटी हो जाऊंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का, या आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का रिस्क लें या आप फिर वो ज़्यादा सीवियर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली फीमेल्स जितनी भी जब भी स्ट्रेस्ड आउट होती है, मैंने देखा है वो ईटिंग शुरू हो जाती है ना, तो वो जो बिल्कुल ये जो डिप्रेशन, मतलब आजकल फीमेल का जो माशरा है, ज़्यादा बच्चे हैं, उनको संभाल रही है, काम कर रही है, उसकी एक एंटरटेनमेंट है, वो है फूड, खाना। तो वो खाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा मैंने खा दिए चलते फिरते सारा दिन। डॉक्टर साहब, क्या एक से ज़्यादा जो मेडिसिन है खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो क्या इससे ब्लड में क्लॉटिंग होती है? ये भी आइडियली एक वक्त में एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज़ बेस्ट कि आप ये भी कर रहे हैं। ज़्यादातर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ECPs के हैं कि हमारे यहाँ फीमेल्स प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन पे जाती नहीं है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ है, उसकी वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये कि अगर कोई भी एक मेथड आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें विद इन टाइम पीरियड और आपके साइड इफेक्ट्स सारा एवेल्यूएट करके स्टार्ट किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते ऐसे। एक बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको टेंडेंसी है टुवर्ड्स ब्लड क्लॉटिंग। जब आप एडवाइस कर रहे होते हैं, आपने वो पेशेंट्स को रूल आउट करना है। वंस यू आर टेकिंग हिस्ट्री, आपने ब्लड क्लॉटिंग की जो जिनकी टेंडेंसी उनको, और उसमें सिर्फ ईस्ट्रोजन को आपने अवॉइड करना है। देयर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड जो कि ईस्ट्रोजन के बगैर वही ना कि डॉक्टर अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो वो आपको एक रास्ते पे लेके जाता है। मतलब कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक सलामत रखे। पिंडी से लक्षणदार कर रही हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगी? आपका टॉपिक अच्छा है, मैं देख रही थी ये फैमिली प्लानिंग के बारे में है जी। और फैमिली प्लानिंग करते करते भी माशाल्लाह 24 करोड़ आबादी हो गई है जी। ठीक है। और काइंडली आप एक एहसान कर दें जी जी। हेलो जी, अपनी टीवी की आवाज बंद करें जी। टीवी की आवाज बंद है जी, मैं बाहर हूँ। कि एक एहसान कर दें इस आबादी पे
कम से कम इन लोगों को, सियासतदानों को बोले कि अपनी आबादी जो उन्होंने फैलाई हुई है वापस पाकिस्तान लिए हैं। सारा दिन कान पक गए हैं। चले, एक ही बहुत बहुत तस्वीरें जी, सुन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी कोई गायनी प्रॉब्लम पैदा होते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अक्सर ये वजाइनल इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, और गायनी प्रॉब्लम वही कि जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिस पेशेंट में इम्यूनिटी कम है, जिस पेशेंट की हाइजीन अच्छी नहीं है, तो वो, या पानी का इंटेक कम है, तो वो दे कैन हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन उसका डायरेक्ट गायनी के साथ नहीं, उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगा जो इन्फेक्शंस हैं। लेकिन इन्फेक्शंस कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, किसी का जैसे गला ख़राब है उसी तरह यूटीआई भी हो सकता है। आपके बाथरूम, सैनिटरी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आपको उसके हिसाब से देखनी। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज का, कॉमन 3 क्वेश्चन, व्हाट आर द पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज? पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है, एक कॉलर मन ले लेंगे, कॉलर ले लें। अच्छा, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने पूछना था, 2 साल पहले मैंने टीएमसी मेरी हुई थी, उसके बाद मेरे पेट के निकले हिस्से में दर्द रहता है और पानी पानी आता रहता है जी, डॉक्टर साहब को पूछना चाहेंगे इनसे, आप एज क्या एज पूछना चाहेंगे, कोई वाले से पूछना चाहेंगे इनसे बात? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं पहले। अच्छा, और कोई फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ कर रही हैं आप? नहीं। अच्छा, ये जो दर्द और पानी आने की शिकायत है, ये तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है उसके साथ होता है, और इन्फेक्शन की डिफरेंट किस्म की वजूहत होती हैं। उसको जब तक आप मुआयना ना कराएं और अपने करीबी डॉक्टर से मुआयना करवा लें, वो देख लें कि इन्फेक्शन किस किस्म का है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल है, या कोई और वजह है उसकी, और उसको इन्फेक्शन को ट्रीट बेसिकली करना, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया जी। जी, मैं मेंटली इन्फेक्शन ही कहते हैं, फिर सही हो जाती हूँ, फिर दोबारा ऐसे हो जाता है। तो फिर आप ऐसे हाइजीनिक कंडीशंस अपने जो है वॉशरूम वगैरह की, यानी बाहर टॉयलेट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें जो मिक्स्ड यूटिलाइजेशन के होते हैं, और अपने टॉयलेट केयर को ज़्यादा इम्प्रूव करें, हाइजीन को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे बात कर रहे थे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल, और स्पेशली बीइंग लिविंग इन साउथ एशिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन इंसिडेंस है। हमारे यहाँ इस वक्त 15 से 20% यंग बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है। क्या पॉलीसिस्टिक ओवरीज? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अक्सर ज़हन में आता है कि ओवरीज में कोई सिस्ट बन गई हैं या कुछ, वो उस तरह की बात नहीं है। दिस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ये जेनेटिक है। इसकी प्रॉपर एक जीन डायग्नोज हुई हुई है, जो कि जिस फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है उसकी यंगर जनरेशन में, आपके यंग एज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होगा। इसमें ज़्यादातर जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में वज़न बढ़ जाना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना नहीं होते, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक गैप हो जाता है, वज़न बहुत बढ़ता है, और चेहरे पे बाल या दाने वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? इसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट है। पहली चीज़ तो ये कि आपने लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करनी है। हमने कहा कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट से मुराद है कि डाइट, एक्सरसाइज, और ये इन द लॉन्ग रन, ये नहीं है मैंने 1 महीने का डाइट प्लान ले लिया और बस, इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये आपकी जीन्स में है। तो आपने जब तक लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं होगी, आपका ये काम नहीं करेगा। दूसरा, चूँकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से है, तो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पांस देती है। अब इसका ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है कि मरीज़ आपके पास किस वजह से आया है। पीरियड्स की वजह से आया है, बच्चा नहीं हो रहा उस वजह से आया है, या कोई और उनके हेयर ग्रोथ बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो ये ट्रीटमेंट फोकस होता है उसके बाद अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रेफरेंस। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्ची में पीसीओएस है, और क्या वो मां नहीं बन सकती? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो पीसीओएस को लेबल करना, जिस तरह मैडम ने बात की कि किस एज में आप पीसीओएस लेबल करते हैं। एक कॉलर ले लीजिए, जिस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरे जो थोड़ा नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। दोबारा कॉल कीजिए, दोबारा कॉल।
जी जी, मैं कह रही थी कि पॉलीसिस्टिक में तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस, जैसे कि आमतौर पे हमारे यहाँ गूगल और सारी ख़वातीन पढ़ के आ जाती हैं 12-13 साल की बच्ची और कहते हैं इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, अंडेदानी के अंदर पानी की थैली हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस इसका इतनी अर्ली होता नहीं है, क्योंकि जब 12 ईयर्स पे या 11 ईयर्स पे पीरियड स्टार्ट होते हैं, मिनार्क हुए, तो 2 से 3 साल सेटल डाउन होते हुए, पीरियड्स को रेगुलर होते हुए, एक साइकिल सेट होते हुए टाइम लगता है। ये चीज़ सबसे पहले काउंसल्ड हो। दूसरी चीज़ ये, वो ख़वातीन जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, डेफिनेटली वो कंसीव कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ में तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो पॉलीसिस्टिक थी, वो कंसीव कर जाती हैं। लेकिन ये कि अगर आप डायग्नोस्ड हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, शादी को 2 या 3 साल हो गए हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी ये कि प्रॉपर एवेल्यूएशन होती है, मेल पार्टनर की यानी कि हस्बैंड की भी होगी, फीमेल का भी पूरा वर्कआउट होगा, FSH कराएंगे, LH कराएंगे, सारी उनकी प्रोफाइल TSH कराएंगे। हार्मोन प्रोफाइल कराने के बाद अगर वो ओवर वेट है तो बेस्ट वही, जिस तरह मैडम ने कहा कि 90% केसेस में वेट रिडक्शन वो उसको हेल्प आउट करता है, ओव्यूलेशन उसमें ठीक हो जाती है। सेकेंडली ये कि ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑप्शंस हैं, हम उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं विद प्रॉपर एवेल्यूएशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर वो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें जीन डिस्कवर हुई है इस हवाले से, तो ऐसी फैमिलीज जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाई जाती हैं, हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्रीज की आ रही है, तो इसमें बच्ची जो 17-18 साल की है, क्या उसमें इसको डायग्नोस किया जा सकता है? ये उन फैमिलीज को उन फैमिलीज को भी फैमिली क्लस्टर्स हैं हमारे पास। जैसे जब हम एक अरसे से पेशेंट्स देख रहे हैं तो वो फैमिली क्लस्टर्स आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पीरियड्स हो गए और ये यंगर एज ग्रुप के प्रॉब्लम, इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में उसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चेदानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ ये एसोसिएटेड। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वंस दे आर डायग्नोज्ड विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो उनको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वज़न को नहीं बढ़ने देना, अपने साइकिल्स को रेगुलेट करना है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं बच्चेदानी का कैंसर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो रेगुलर पीरियड्स आना भी बहुत ज़रूरी है, और अंडरलाइन कॉज को करेक्ट करना और सिम्टम्स को साथ साथ टाइम टू टाइम एड्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब से जी। क्या पूछना चाहेंगे? हेलो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलना मैंने ना अंदरों ना अपनी पानी आ रहा है, 5 महीने हो गए ने जी ऑपरेशन कराया है जी। ते हाँ जी, छोटा भी कराया तो बड़ा भी, तो तकरीबन 10-15 दिन हो गए ने इंज, मतलब ये कुंडली में मेंस जाए होते थे में ना पानी नहीं रोक रहा जी। ऑपरेट कराया और ब्लीडिंग हो रही है जी। पानी बेसिकली, हाँ, ये जो पानी का मसला होता है ना, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है ज़्यादातर केसेस में। और इन्फेक्शन को आप अपने करीबी जो हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ से आप एक दफ़ा मुआयना करवा लें, ताकि पानी का कल्चर भी बाज़ दफ़ा लिया जाता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है और होपफुली ठीक भी हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जिन औरतों को परसिस्टेंट पानी की शिकायत होती है उसको हस्बैंड वाइफ दोनों को एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ताकि ये बार बार पानी का मसला ना हो। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, नॉर्मली एक माशरे में कहा जाता है कि अगर 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। क्या दुरुस्त है ये बात? 35 से 40 के दरमियान ये सब कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं। ख़ासतौर पे हमारे यहाँ 35 से बाद फीमेल का वेट भी बढ़ा होता है, वो ओबीस भी होती है, उसको ब्लड प्रेशर के भी इशूज़ ऑलरेडी अंडरलाइन चल रहे होते हैं। तो 35 से ऊपर प्रेगनेंसी में हमेशा हमें चांसेस होते हैं कि उसको डायबिटीज़ शायद प्रेगनेंसी में ना डेवलप कर जाए। उसके लिए भी हमें स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब प्रॉपर एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड होती है। ब्लड प्रेशर का इशू ना हो रहा, हर एंटीनेटल विजिट पे उसका प्रॉपर ब्लड प्रेशर एग्जामिन करना पड़ता है हमें। वेट उसका मॉनिटर करना पड़ता है कि इस हद तक वेट गेन करे, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके चिकनाई वाली चीज़ें खा के वो ना करे। इसी तरह बेबी के मतलब बहुत मैटरनल और फीटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फीटल में हम देखते हैं कि IUGR या कोई इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, मतलब बेबी की ग्रोथ सही हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन उसको सही जा रही है। लेकिन वो ये कि पॉसिबिलिटी डेफिनेटली 35 प्लस से होती है। 35 से 40 में हम जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम एज अ हाई रिस्क लेके उनको प्रॉपर एवेल्यूएट करके और मॉनिटरिंग चलती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनकी। कॉलर जी हमारे साथ एक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहा हूँ जी? वाकेंट से। वाकेंट से जी। जी ब्रदर, ऐसा हैगा कि बेसिकली मेरा जो मसला है वो ये हैगा कि मेरी बहू है
अभी वो प्रेगनेंट नहीं है। जी। तो बाकी टेस्ट वगैरह उनके तकरीबन सारे ठीक है। कुछ शुगर डायग्नोज हुई थी तो वो मेडिसिन वगैरह दी है तो उनको उससे फर्क है। तो नेक्स्ट ये आएगा कि अभी उनका जो बीपी है वो 5.2 5.1 ये चल रहा है। इस वजह से बड़ी परेशानी है। तो आप मुझे एडवाइस चाहिए थी कि मैं क्या कर सकते हैं, ये प्लीज जरा मुझे बताइए। ये आपकी बहू का पहला बच्चा है? जी जी, पहला बच्चा उनका। और जी, पहला एज बच्चा। क्या है उनकी? उम्र कितनी है उनकी? सॉरी, उम्र कितनी है? उम्र कितनी है उनकी? जी जी, आवाज नहीं आ रही आगे। उनकी उम्र कितनी है? उम्र उनकी है जी निदा। अच्छा, इसमें बेसिकली डेफिनेटली हमारे यहाँ जैसे हमने पहले भी बात की कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। और ये जो डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी जब होती है इन बच्चियों को, तो प्रेगनेंसी में फॉर द फर्स्ट टाइम भी डायग्नोज होती है। और अगर साथ ब्लड प्रेशर भी है तो डेफिनेटली ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इनको बड़े हॉस्पिटल में रेगुलर मुआयना और रेगुलर इलाज मौजूद है, बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए। लेकिन आपको रेगुलर किसी बड़े सेंटर में चेक कराना होगा और अपने लोकल वहीं पे आप देख लीजिए। और इसमें डेफिनेटली इलाज मौजूद है, हर तरह का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हर फैमिली के अपने नॉर्म्स हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं। और कुछ लोग बच्चों की जल्दी शादी पे बिलीफ रखते हैं, कुछ उनके मैच्योर होने पे करते हैं। एज ए डॉक्टर और हमारी जो सोशल सेटअप है उसको देखते हुए आप हमारे नाज़रीन को क्या एडवाइस करेंगे कि एक बच्ची के लिए शादी की जो आइडियल एज है वो क्या होनी चाहिए? आइडियल एज जो शादी की है, और उसमें बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो अच्छे आउटकम के साथ मिले। तो वो अराउंड 22 से 35 के दरमियान है कि वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकती हैं। तो 22 टू 25 का टाइम है कि अगर 25 से ऊपर चला जाता है तो वो भी बहुत ख़राब है। और 22 से पहले दे आर टू यंग, और जितनी जल्दी आप शादी करते हैं उतनी जल्दी वो बच्चे पैदा करने के उसमें आ जाती हैं। और बहुत यंग जो है लड़कियां अपनी जान से जाती हैं बिकॉज हैविंग टू मेनी चिल्ड्रन और बग़ैर बर्थ स्पेसिंग के। तो आइडियली फैमिली अगर आपने कंप्लीट करनी है तो 35 तक ऑप्टिमल टाइम है टू कंप्लीट द फैमिली। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो जल्दी शादियों का वो है। और वेस्ट में लोग, या हमारे यहाँ भी जो अपर क्लास है या बहुत हाईली एजुकेटेड क्लास है, वो बच्चियाँ कहती हैं हमने पढ़ाइयाँ कंप्लीट करनी है, हमने करियर को फोकस करना है, देन वी विल मैरी। या अगर शादी हो भी जाती है तो हम अपनी बर्थ प्लानिंग जो है उसके हिसाब से करेंगे। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस कि आप जब लेट चाइल्ड बेयरिंग करते हैं तो उसमें आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। इन एडिशन टू ये जो जैसे मैडम ने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये कुछ हो जाता है, बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फिर बाद में आपको मैनेज करने मुश्किल होंगे। तो इसलिए जो ऑप्टिमल एज है उसी में आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट होनी चाहिए। कॉल है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये शबीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। नादिया तारक से मेरा सवाल है जी जी। कि आम तौर पे मेरी मिसेस का ये एराजी करती हैं तो यूट्रस भी निकाला और बहुत सारे आया, लेकिन यूरिन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यूरिन में हमेशा इन्फेक्शन आता है। अब उसमें मुख्तलिफ डॉक्टरों की राय ये है कि पेशाब की नाली शायद तंग है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो उसके बारे में ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए और हमें भी पता चल जाए इसकी काज क्या है। प्लीज इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ जी। आपकी वाइफ की एज क्या है? 65। जी, ये एज के साथ जो है आपके जब हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं बॉडी में तो पेशाब की नाली तंग हो जाती है। और इसका जो पेशाब की नाली तंग होने के बाद रिकरेंट इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं। आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं लेकिन उससे बार बार दोबारा इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये कि इसका डायग्नोसिस बड़े इजीली अल्ट्रासाउंड पे हो जाता है। पोस्ट वॉइड यूरिन वॉल्यूम मेजर हो जाता है। अगर यानी पेशाब करने के बाद स्टिल मसाने में पेशाब अंदर ही मौजूद है तो दैट मीन्स कि पेशाब की नाली तंग है। पेशाब की नाली तंग को यूरेथ्रल डायलिटेशन होती है, रेगुलर यूरोलॉजी को दिखाना पड़ता है और वो यूरेथ्रल डायलिटेशन करते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम हम देते हैं जिससे आपकी दोबारा जो है एपिथेलियम स्ट्रेंथन होता है और आपके मसले सेटल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल की बच्चियों में हम देख रहे हैं कि पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और स्पेशली कि पीरियड से पहले शदीद पेन होना, इसकी क्या कॉजेज़ हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है?
देखिए, पीरियड्स इर्रेगुलर होना एक अलग डिसऑर्डर है और पीरियड्स में पेन होना ये एक अलग डिसऑर्डर है। इर्रेगुलर ब्लीडिंग या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि अगर किसी बच्ची को या किसी लड़की को पहले पीरियड्स 4 दिन हो रहे थे, 5 दिन हो रहे थे, अब वो 7 से 8 या 10 दिन तक जा रहे हैं। पहले ब्लीडिंग वो दिन में 1 या 2 पैड यूज़ करती थी, अब वो कहती है मेरी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो गई है, विद द पैसेज ऑफ क्लॉट्स, यानी कि लोथड़े जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं वो आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, सांस फूल रहा है। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे सिंपल जो है, मतलब अनमैरिड है तो उसमें हम यही सोचते हैं कि हार्मोनल शायद कोई इम्बैलेंस हो। मैरिड में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा बेहतर ही होता है कि आप हॉस्पिटल जाएँ, प्रॉपर आप डायग्नोसिस हो, एग्जामिनेशन हो, अल्ट्रासाउंड पे पता चले कि वेदर इट इज़ कोई रसोली या फाइब्रॉइड तो नहीं है। और जो पेनफुल पीरियड्स हैं उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, कि पीरियड्स में पेन का होना। उसमें भी हम देखते हैं कि ये डिस्मेनोरिया किस टाइप का है, क्या ये शुरू से उसको हो रहा है प्राइमरी डिस्मेनोरिया कि जब से माहवारी शुरू हुई है तब से है, और वो डिस्मेनोरिया यूजुअली इस तरह से होता है कि पीरियड्स के पहले दिन से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है जो कि पैथोलॉजिकल है, यानी कि किसी बीमारी की वजह से है, उसमें ये होता है कि वो पीरियड शुरू होने से पहले पेन शुरू हो जाता है और पीरियड्स के साथ साथ रहता है, बढ़ता जाता है और उसके बाद में भी परसिस्ट करता है। तो ये मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में या एडिनोमायोसिस, लेकिन उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बेस्ट है कि आप जाएं हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड हो, डायग्नोसिस हो, और ये सब ट्रीटेबल हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ट्रीट नहीं होती। पेन की मैनेजमेंट है, इनिशियली हम स्टेप वाइज चलते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ है जो कि हमने मैनेज करनी है, पेन मैनेज करना है, फिर ब्लीडिंग मैनेज करनी है, और अल्टीमेटली अगर इन चीज़ों से सेटल डाउन नहीं होता तो हमने किस तरीके से प्रोसीड करना है। लेकिन ये डायग्नोसिस है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरे मिस ने अभी बात की है मैडम ने जी कि अ वुमन शुड कंप्लीट हर फैमिली टिल 35 इयर्स, उसके बाद फिर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो सेम गोज फॉर मैन। क्या मर्द के लिए भी सेम सिचुएशन है कि उसको भी 35 साल तक अपनी जो है फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मर्द की हमारे माशरे में जो मेल है उनकी एज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है फीमेल। और सेकेंडली एक और बात की है मैडम ने कि ये मेरा क्वेश्चन था, और दूसरा ये है कि मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो अर्ली एज की जो शादी है वो थोड़ी डिस्करेज करना शुरू कर दी है हमारी सोसाइटी में। तो अगर किसी ने अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है टिल 35 इयर्स, तो उसका मतलब है उसकी शादी 20-22 साल तक हो जानी चाहिए। देन ही वो एवरेज 3 से 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं ना 35 तक। तो उसके लिए फिर अब क्या हम वो एक मिक्स चेंज हो जानी चाहिए कि हमने 30 साल जाके शादी करनी है, वो लड़का हो या लड़की हो, या हमने अभी वो 20-22 साल वाली शादी को प्रमोट करना है? बस ये मेरे छोटे से सवाल हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी मैडम। हाँ जी। जो ख़वातीन की फर्टिलिटी है ना, वो बेसिकली जो एग ख़वातीन के अंदर होते हैं वो उनकी बर्थ के टाइम पे आते हैं, और एग्स की क्वालिटी टाइम के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं आफ्टर 35, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस बढ़ जाता है। आदमियों में ऐसी कोई वो नहीं है, आदमियों की फर्टिलिटी ज़्यादा देर तक रहती है और उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि 35 से पहले वो करें। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली जैसे आपके बच्चेदानी में ब्लीडिंग होती है और वो बाहर निकलती है साइक्लिकल एवरी मंथ। एंडोमेट्रियोसिस में इन एडिशन टू दिस ब्लीडिंग पेट के अंदर भी जो है टिश्यू ऐसा होता है कि जो ब्लीड करता है हर महीने, और जब वो पीरियड्स का टाइम स्टार्ट होता है तो जब ब्लीडिंग अंदर होगी आउटसाइड द यूट्रस पेट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। ये डायग्नोज हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट ये है? बहुत इजीली डायग्नोज हो जाता है। नंबर 1 हिस्ट्री की बेसिस पे, नंबर 2 आप लेप्रोस्कोपी पे कंफर्म कर सकते हैं इसको। लेप्रोस्कोपी पे एक दफ़ा आपने कंफर्म कर दिया है, देन यू नीड टू हैव लो डोज हार्मोन ट्रीटमेंट, ताकि आप उस ब्लीडिंग को सप्रेस कर सकें जो पेट के अंदर हो रही है। अगर आप इस ब्लीडिंग को टाइमली डायग्नोज करते हैं, टाइमली सप्रेस करते हैं, तो आप फ्यूचर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। जैसे आपकी फर्टिलिटी मुतासिर होती है, आपके जब अंदर बार बार ब्लीडिंग होगी तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, आपको क्रॉनिक पेल्विक पेन रहना शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाए, और अगर आपको डॉक्टर लेप्रोस्कोपी का कह रहा है तो ये कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ कैमरा अंदर डालना और उसको कंफर्म करना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्लियरली एंडोमेट्रियोसिस नहीं बताएगी, वो कलेक्शन बता देगी, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस लेप्रोस्कोपी पे होगा। और ये छोटा सा प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक है, कैमरा अंदर डाल के आप देख लेते हैं, और फिर आपने वंस
यू हैव डायग्नोज्ड, अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये बार बार बनेगा। ये नहीं है कि मैंने आज सर्जरी की, लेप्रोस्कोपी में मैंने सिस्ट भी निकाल दी, डायग्नोसिस भी दे दी और उसके बाद जी जाएँ, नहीं। यू हैव टू बी ऑन लॉन्ग टर्म लो डोज हार्मोन ट्रीटमेंट पे हम रखते हैं ताकि अंदर वाली ब्लीडिंग को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब, व्हाट इज एमेनोरिया, क्या होता है? पीरियड्स का ना होना बिल्कुल। हाँ, एमेनोरिया एक बड़ी ब्रॉड टर्म है ना। एमेनोरिया मतलब पीरियड्स का ना होना। वही बात दोबारा से प्राइमरी एमेनोरिया, यानी कि शुरू से कभी बच्ची को पीरियड्स हुए ही नहीं, ठीक है, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया, यानी कि पीरियड्स हो रहे थे और बंद हो गए। अब सेकेंडरी एमेनोरिया में भी कॉजेज हम एवेल्युएट करते हैं। पाकिस्तान में तो सेकेंडरी एमेनोरिया की सबसे पहली जो वजह होती है वो प्रेगनेंसी होती है। पीरियड्स बंद हुए हैं, इसका मतलब है वर्कअप करें कि वो तो नहीं है। उसके अलावा जो है हमारे जो है कुछ डिसऑर्डर्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा DNCs होती हैं, उनमें एशरमैन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, वो भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ लोगों में जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसमें भी ये चीज़ हो सकती है, सेकेंडरी एमेनोरिया। या जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं वो भी एक कॉज है, जिसको हम बाद में मीनोपॉज या कहते हैं कि पीरियड्स बंद हो गए हैं खातून के आफ्टर 50 ईयर्स एज में। इम्पोर्टेंट इसमें जो बात है, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, जमशेद इकबाल। जी जी, जमशेद साहब क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है सर? जी जी। अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब को एक थोड़ा सा अर्ज करनी थी जी कि आप एक मेहरबानी करें, कोई आम बंदे के लिए 1 घंटा खुदा को राजी करने के लिए निकाले। अच्छा। पैसे तो आने जाने वाली चीज है, वो सारा कुछ होता है, सिर्फ 1 घंटा ना आप जी जी अपने क्लिनिक में कहीं भी आप 1 घंटा सिर्फ जो हकदार मरीज है ना उनको दे। सब डॉक्टर चले आपका मैसेज कन्वे कर देते हैं जी हम। डॉक्टर साहब एमेनोरिया पे बात कर रहे थे कि अगर किसी बच्ची को शुरू से हुए ही नहीं है तो उसकी क्या काज हो सकती है और क्या वो ट्रीटेबल है? देखिए, डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या थी। जैसे प्राइमरी एमेनोरिया, उसमें सबसे पहले जेनिटल डिफेक्ट्स हमारे जहन में जाते हैं कि क्या पता उसका यूट्रस हो ही ना, यूट्रस बहुत छोटे साइज़ का हो, एबनॉर्मल या रूडिमेंट्री साइज़ का हो सकता है उसमें कोई कंजेनिटली डिफेक्ट्स हों कि जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये कि फर्दर डायग्नोसिस MRI, अल्ट्रासाउंड, मतलब डिफरेंट स्क्रीनिंग है और फिर उसके बेसिस पे पता चलता है कि वेदर वो पीरियड्स बाद में स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। वो उसके बगैर एवेल्यूशन के बगैर नहीं कहा जा सकता कुछ। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ गया फिर फाइब्रॉइड्स। नॉर्मली 40 के बाद बहुत सारी खवातीन में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द कॉजेज, क्या इसका ट्रीटमेंट है और ये क्या किस लेवल तक ख़तरनाक हो सकते हैं? फाइब्रॉइड यूजुअली बग़ैर जड़ों के रसौलियाँ हैं, बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ और बग़ैर जड़ों के हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंट है। इवन एक आम खातून जिसको कोई भी सिम्टम नहीं है, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको फाइब्रॉइड्स मिल सकते हैं, ठीक है। फाइब्रॉइड का इलाज उस वक्त ज़रूरी हो जाता है जब वो कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, लाइक फाइब्रॉइड्स की वजह से बच्चा नहीं हो रहा तो आपको फाइब्रॉइड का फ़ौरन सर्जरी करनी है, फाइब्रॉइड निकालना है। फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फिर डिपेंड करेगा कि साइज़ क्या है फाइब्रॉइड का, पेशेंट की एज क्या है, उसकी फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस का। और वहाँ अब इस वक्त हमारे पास फाइब्रॉइड के बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हम डायरेक्टली फाइब्रॉइड्स को जो है ब्लड सप्लाई को श्रिंक कर सकते हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। हम कुछ इंजेक्शंस हैं जिसमें हार्मोन्स ब्लॉक कर देते हैं, फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाते हैं। या अगर फर्टिलिटी रिक्वायर्ड है तो उसमें फिर बाकी ऑप्शंस नहीं करते, आप सिंपली फाइब्रॉइड को निकालते हैं, यूट्रस को नॉर्मल शेप में लेकर आते हैं और फर्टिलिटी को फर्दर इन्हेंस करते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद करें। कैसे हैं आप सर? जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर पूछने में ये चाह रहा हूँ, माशाल्लाह 2 आपकी डॉक्टर बैठी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट में। मेरी एक बेटी है, उसकी तकरीबन एज है 9 साल। जी जी। उसके बाद उसको मेरी बेगम को प्रेगनेंसी हुई है, उसके मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज होने के बाद सर तब से लेकर अब तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है। जो मैडम ये डॉक्टर नहीद तारिक बात करी थी फाइब्रॉइड की, मैंने इसका ऑपरेट भी करवाया है। जैसे ही ऑपरेट करवाने के हफ्ते बाद मैंने इसकी अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाई है। जो लेवल उसका ऑपरेट करने के बाद हमने निकाला था ना फाइब्रॉइड, उससे बढ़ के वो ज्यादा हुआ है अभी तक। तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैंने पता नहीं कहाँ धक्के खाए हैं, कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट से मतलब ट्रीटमेंट कराई, लेकिन आज तक मुझे कोई सिस्टम नहीं बना। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, ना मेरा कोई भाई है, मेरी 4 सिस्टर हैं, सबकी शादी हो गई है।
मैं यकीन करो बहुत परेशान हूँ, मैं उससे ज्यादा मेरी बेगम परेशान है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, मैं क्या करूँ? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी बेगम की एज क्या है? मेरी बेगम की एज मैडम 33 तकरीबन है। 33 है। उसमें बेसिकली तो यही है कि फाइब्रॉइड्स का नंबर क्या है, साइज़ क्या है फाइब्रॉइड्स का। हर फाइब्रॉइड फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं करता है, हो सकता है कि कोई और वजूहात भी हों, बच्चा ना होने की या अबॉर्शन होने की। इसको देखना पड़ेगा डिटेल में। और हर फाइब्रॉइड ये नहीं करता कि प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड के साथ भी हो जाती है और कंटिन्यू भी होती है। डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है फाइब्रॉइड का। और जो आपने निकाले थे फाइब्रॉइड्स, उनका जो आपने बाद में हिस्टोपैथोलॉजी की, उसमें वो एग्जैक्टली वही साइज़ था जो निकाला गया या जो पहले था डायग्नोसिस से पहले? मैंने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी करवाई थी और साथ में उसका फ्लूइड के सैंपल थे, वो भी मतलब साइटोलॉजी वो भी करवाई थी, इसकी सीटी स्कैन भी करवाया, डिजिटल अल्ट्रासाउंड भी करवाई है, हर चीज मैंने करवाई, हर चीज मेरे पास अवेलेबल है। तो इसमें तो बेसिकली एवेल्युएशन ही है कि पेशेंट का मुआयना और उसकी रिपोर्ट्स को डिटेल में देखने के बाद आप सजेस्ट कर सकते हैं। और हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक फाइब्रॉइड को नहीं देख रहे हैं, अबॉर्शन के, मिसकैरेज के और प्रेगनेंसी ना ठहरने के और भी रीजंस हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, प्री मेनोपाज और मेनोपाज का जो एक पीरियड होता है, उसमें बहुत सारी ख़वातीन बड़ा सफ़र करती हैं, हैवी ब्लीडिंग भी होती है, बड़ी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी चलती है, उसका क्या सजेस्ट करेंगी ख़वातीन को? मतलब जो हमारे यहाँ मीनोपॉज की एज है, मीडियन एज तकरीबन 50s में है, अर्ली 50s, लेट 50s या लेट 40s में आप कह सकते हैं, 45 से 55 के दौरान। पीरियड्स बंद होने से पहले ही से ही हार्मोन लेवल ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल सारे जा रहे होते हैं, ओवेरियन फेलियर स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें पेरीमेनोपॉजल सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अब पेरीमेनोपॉजल रिक्वेस्ट करें जी, कॉलर 15 सेकंड जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी मैं सिद्धार्थ मोहम्मद एबटाबाद से बोल रहा हूँ। मैं रोज टीवी के तमाम जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर हैं, मालक हैं, अल्लाह पाक उनको अजर दे और अल्लाह पाक आपको भी अजर दे। आप लोग आए हैं, ये बहुत अच्छी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आप लेमैन जो औरतें हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, माएँ उन तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अजर दे, मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो पेरीमेनोपॉज के सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो मूड चेंजेस होते हैं। फीमेल से ज़्यादा घर वाले शिकायत कर रहे होते हैं कि हर वक्त गुस्से में रहती हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं। तो मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स, बैठे बैठे कहीं भी कहेंगी मुझे घबराहट हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है, कभी कहेंगी पंखा लगाओ, कभी कहेंगी पंखा बंद करो, रात में सोते सोते उठ के बैठ जाएंगी, घबराहट, नाइट स्वेट्स, जिस तरह एकदम से पसीने छूट जाएंगे। इसके अलावा इरेगुलर स्पॉटिंग, कुछ लोगों को ये होता है कि बिल्कुल पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मतलब पीरियड स्टार्ट, मतलब मीनोपॉज से 6 महीने पहले या साल पहले पीरियड्स हल्के हल्के बंद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ में हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कुछ में सिर्फ स्पॉटिंग रहती है। तो डिफरेंट पैटर्न प्रेजेंट करते हैं। क्या ये सब चीज़ नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस में है? ये बिल्कुल, ये वो वेजोमोटर सिम्टम्स हैं, या आप ट्रांजिशन कह लें कि फ्रॉम प्री मीनोपॉजल स्टेज टू मीनोपॉजल, ये एक नॉर्मल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि आती हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो पीरियड चलता है जिसमें ये चेंजेस आ रही होती है, ये कितना प्रोलॉन्ग करता है? डिपेंड करता है वेजोमोटर सिम्टम्स, कुछ लोगों में 6 months to 1 year तक ये मोस्टली सेटल डाउन कर जाते हैं। लेकिन ये कि आपने इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करनी होती है, मतलब कि जो उसको मसला फीमेल को हो रहा है आप उसको एड्रेस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर। और इसमें भी ज़्यादातर जितनी भी आप देखें रिसर्च है या वो हमें ये कहती है कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट, क्योंकि हमारी डाइट यूजुअली होती है फैटनिंग डाइट्स होती हैं, वही फिर हर चीज़ का इलाज हमारे यहाँ जो है ना वो डाइट्री और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो कि होता नहीं है फीमेल्स में। तो इस स्टेज पे भी कुछ फिजियोथेरेपी, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो आप करेंगे। और अल्टीमेटली बाद में जब मीनोपॉजल स्टेज स्टार्ट हो जाती है फिर आप डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, हार्मोनल हैं, नॉन हार्मोनल हैं, वेदर हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाना है या कुछ और हमने सजेस्ट करना है नॉन हार्मोनल। कई दफ़ा हम उनको, बल्कि ज़्यादातर ओस्टियोपोरोसिस का हमें डर होता है कि मीनोपॉजल हैं तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है उनको। डॉक्टर नाबिया, हमारे नाज़रीन को एक आप जनरल क्या इस वाले से पैगाम देना चाहेंगी गायनी प्रॉब्लम्स के वाले से, कि अगर ख़वातीन इस तरह की चीज़ों को सफ़र करती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, या जनरल गाइडेंस? मेनोपॉज का तो एक मैसेज मैं क्लियरली दूं कि ये एक कंडीशन ऐसी है कि जो उसकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। फैमिली को हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि उनको आदत होती है कि ये खातून है जिसने सबका ख्याल रखना है, सबकी खिदमत करनी है, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ऑर्डर बिकॉज ऑफ दैट वेमेन। अब जब व्हेन शी इज़ गोइंग थ्रू दिस, जब उसकी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, मूड चेंजेस आ रही हैं,
कोई बंदा उसकी कंडीशन को समझता नहीं है। फैमिली हैज़ टू बी सपोर्टिव, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप वॉक, एक्सरसाइज, डाइट को, वेट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे एक्टिविटीज़ में, तो आप चीज़ों से जल्दी अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। डॉक्टर नाबिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे गायनी प्रॉब्लम्स के हवाले से। हमारे माशरे में एक नाज़रीन प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्क्लोज़ करते हुए, किसी को बताते हुए बहुत हेजिटेट करती हैं और उसको बताती हैं जब बीमारी बहुत बिगड़ चुकी होती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि लोगों में इस बात का शऊर पैदा किया जाए कि बीमारी चाहे मामूली भी हो, उसको मामूली ना समझा जाए और फौरी अपने डॉक्टर से मशवरा किया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।